जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांता के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर आईएनएस विक्रांता को बनाया किस लिए गया है, इसको बनाने में लागत क्या आई है, इसमें क्या क्या फंक्शन डाला गया है, जो फंक्शन डाला गया है वो कैसे कैसे काम करता है, और इसका नाम आईएनएस विक्रांता ही क्यों रखा गया है, और इसके बाद कौन से एयरक्राफ्ट की प्लानिंग चल रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आईएनएस विक्रांता, तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। तो ये आईएनएस विक्रांता जो है ये भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। इंडिजीनियस का मतलब वो होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जो उसी देश में इस्तेमाल हो रहा हो और उसी देश के द्वारा बनाया गया हो तो उसको इंडिजीनियस बोलते हैं। जैसे जो आईएनएस विक्रांता है वो भारत के लिए है और भारत में ही उसको बनाया गया है। और ये आईएनएस विक्रांता को IAC-1 भी कहा जाता है। IAC का फुल फॉर्म होता है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि एयरक्राफ्ट होता क्या है। तो एयरक्राफ्ट एक इतनी बड़ी शिप है कि उसके ऊपर आप जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर हो गए, ये सारी चीज़ें लैंड करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं। और इसके बनाने के पीछे रीजन ये है कि आपने जो एयरक्राफ्ट देखा होगा वो छोटे होते हैं और उनके जो फ्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कम फ्यूल आते हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूल को बढ़ा देंगे तो वो ईजिली डिटेक्ट हो सकते हैं और उनको ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए उनके फ्यूल को तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए एयरक्राफ्ट को बनाया गया है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकें। तो अब जरा हम विक्रांता के इतिहास की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंग्लैंड ने HMS हेरोलियस नाम का एयरक्राफ्ट बनाया और इस एयरक्राफ्ट को बनाने में इतना टाइम लग गया कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो ख़त्म हो गया और इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। तो भारत ने क्या किया कि 1957 में इस एयरक्राफ्ट को खरीद लिया और इसका नाम चेंज करके INS विक्रांता रख दिया। और ये 1997 तक INS विक्रांता जो है वो भारत के साथ रहा। इससे भारत को बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि ये 1971 के वॉर में जो इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था जिससे बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया था भारत की। इसने पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट है PNS गाजी उसको भी डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद 1997 में जो विक्रांता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसमें से बहुत सारा लोहा निकला, और जो लोहा निकला वो बजाज कंपनी ने खरीद लिया और उस बजाज कंपनी ने एक नया मोटरसाइकिल बनाया जिसका नाम उसने विक्रांता के नाम पे रखा। तो आपने बहुत जगहों पर देखा भी होगा विक्रांता मोटर बाइक। उसके बाद भारत ने INS विक्रमादित्य खरीदा, वो भी यूक्रेन से। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इंडिया को एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्यों है, तो भारत को हमेशा 2 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि दोनों तरफ से सी फेसिंग है और कौन सी कंट्री कहाँ से अटैक कर दे इसके लिए भारत को 2 एयरक्राफ्ट की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए भारत ने अपने से खुद से विक्रांता को बनाया। इसका जो टोटल कॉस्ट आया वो 23,000 करोड़ रुपए आया। इसको बनाने के लिए 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था और 2021 में जाके ये कंप्लीट हुआ और 2021 से 2022 तक इसको सी फेस में रखा जाएगा ताकि इसको देखा जा सके कि ये कैसा वर्क कर रहा है। इसके अगर हम पावर की बात कर ले तो ये 1.10 लाख हॉर्स पावर का है। इसको कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, जिसको कि DND भी बोला जाता है। इसकी जो लंबाई है 860 फीट है, इसकी चौड़ाई जो है वो 203 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है वो 84 फीट की है। इसने जो टोटल एरिया कैप्चर किया है विक्रांता ने वो 2.5 एकड़ का, और इसकी जो स्पीड है वो 52 किलोमीटर पर हावर है। ये 1500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस एक बार में कैरी कर सकता है। इस पे 196 ऑफिसर जा सकते हैं, 1149 सेलर जा सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा इसके ऊपर क्या बोलते हैं, एविएशन कैरियर भी जा सकता है, इंजीनियर भी बहुत सारे हो सकते हैं, पायलट्स हो सकते हैं। उसके बाद जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो कैरी हो सकते हैं, 36-37। उसके बाद हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ को कैरी कर सकता है। इसको बनाने के लिए जो 76% जो मटेरियल है ना वो भारत से ही इस्तेमाल किया गया है। मतलब भारत ने अपना मटेरियल इस्तेमाल करके इसको बनाया है, वो भी 76% मटेरियल। और इसको बनाने के लिए 23,000 टन स्टील लगाया गया है। उसमें से जो क्या बोलते हैं 2500 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक केबल लगाया गया है और 150 किलोमीटर की पाइप लगाई गई है इसमें। इसको बनाने के लिए जो 50 भारतीय मैन्युफैक्चर थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और 2000 भारतीयों को इसमें जॉब मिला था, वो भी डायरेक्टली, और 40,000 भारतीय जो है उनको इनडायरेक्टली जॉब मिला था इसमें। अभी इसको सी ट्रायल में रखा गया है। इसमें इसको चेक किया जाएगा कि इसका ड्राफ्ट क्या है, जितने ड्राफ्ट पे इसको बनाया गया है उस पर खरा उतर रहा है, यानी इसकी टर्निंग रेडिएशन देखी जाएगी कि कितनी स्पीड में ये टर्न कर सकता है। उसके बाद इसकी स्पीड देखी जाएगी कि जितनी स्पीड के लिए इसको बनाया गया है 52 किलोमीटर पर आवर उतनी स्पीड को टच कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद इसकी ब्रेक इसको देखा जाएगा, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्निंग के काम पर भी ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके सी ट्रायल में है।
जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनके आगे पीछे आपने देखा होगा कि 7 से 8 जो कम से कम सिप है वो घूमते रहते हैं, क्योंकि ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एयरक्राफ्ट को, कि उस एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ऊपर से कहीं किसी ने मिसाइल फेंक दिया उसके ऊपर तो फिर वो तो गया काम से। उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबमरीन भी होती है, ताकि जो भी अटैक करे उस अटैक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके अंदर जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है और इसमें 2 लिफ्ट दिया गया है, ताकि जो भी क्या बोलते हैं फाइटर जेट आए उनको अंदर ले जाके, क्योंकि फाइटर जेट तो ऊपर होते हैं, ऊपर लैंड करेंगे तो उनको अंदर ले जाके उनकी सर्विसिंग की जा सके अच्छे तरीके से। और इनका जो लिफ्ट है, इसमें जो दोनों लिफ्ट है वो सी फेसिंग पे है, कि इसमें बीच में लिफ्ट नहीं दिया गया है, ये किनारे में लिफ्ट दिया गया है। इसमें दो टाइप के रनवे दिए गए हैं, एक शॉर्ट रनवे दिया गया है, एक लॉन्ग रनवे दिया गया है। और इसको देने के पीछे का रीज़न ये है कि कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फाइटर जेट उड़ाया जा सके। इसमें 2 लैंडिंग स्ट्रिप भी दिए गए हैं, जिसमें कि 3 लैंडिंग वायर दिए गए हैं, क्योंकि जो जेट होते हैं, जो फाइटर जेट होते हैं, वो जैसे ही इस पर लैंड करते हैं तो उनके पीछे एक हुक लगा होता है, वो हुक को निकालते हैं और वो जो है इन वायरों में फंस जाता है, जिसकी वजह से लैंडिंग ईजी हो जाती है। क्योंकि इसके पास इतना स्पेस नहीं होता है, कि इसके ऊपर इतना स्पेस नहीं है कि ये फाइटर जेट जो है वो रनिंग करते करते धीरे धीरे स्लो हो, इनको एक ही बार में स्लो करना पड़ता है, इसलिए इनको वायर दिया जाता है, ताकि वायर से ये कनेक्ट होकर एकदम से रुक जाए। इसमें एक टैकैन सिस्टम दिया गया है। टैकैन सिस्टम क्या करता है कि जो पायलट को लैंडिंग कराने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग करना मुश्किल होता है। और ये जो टैकैन सिस्टम है वो उसको डायरेक्शन देते रहता है कि हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर करो एयरक्राफ्ट, या थोड़ा क्या बोलते हैं फाइटर जेट, थोड़ा ऊपर करो या थोड़ा दाएं करो, थोड़ा बाएं करो, जिसकी वजह से लैंडिंग ईजी हो सके और सुरक्षित लैंडिंग हो सके। इसमें बहुत सारे रडार भी होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया नेविगेशन रडार। ये क्या करता है कि ये डायरेक्शन देता है कि हाँ शिप को इस डायरेक्शन में ले जाओ, इस डायरेक्शन में खतरा है, इस डायरेक्शन में ले जाओ, तो ये डायरेक्शन देते रहता है शिप को। दूसरा होता है वो मरीन रडार होता है। ये क्या करता है कि जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं, कहीं से फाइटर जेट आ गई, कोई किसी और कंट्री की जो फाइटर जेट आ गई, तो उसको क्या करता है कि ये टारगेट करता है और उस रडार को पकड़, उस क्या बोलते हैं उस फाइटर जेट को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, ट्रैक कर लेता है कि हाँ इस साइड से आ रहा है या इस साइड से आ रहा है। तीसरा जो होता है वो सेलेक्स आरएनए रडार होता है। ये क्या करता है कि ये वार्निंग रडार होता है, जैसे कि ये इसका रेंज जो होता है वो 400 किलोमीटर होता है। अगर 400 किलोमीटर के अंदर कोई भी चीज़ें आई तो ये पहले ही अलर्ट कर देता है और सायरन बजने लगती है कि कुछ चीज़ें हैं जो इंटर कर रही है इन 400 किलोमीटर के अंदर। एक जो होता है वो एमएफ स्टार रडार होता है। एमएफ स्टार रडार को मल्टी फंक्शनल स्टार रडार भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये बहुत 360 डिग्री पे काम करता है, मतलब कि कहीं से भी कोई भी फाइटर जेट आ गया तो ये सबको टारगेट कर सकता है और एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि एक ही बार में 30-40 आ गई या 10-15, मतलब जितने भी सारे आ गए, ये सबको एक ही बार इस टारगेट को लॉक कर देगा और सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है एक ही बार में। उसके बाद इसमें कमेंट सिस्टम भी होता है। कमेंट सिस्टम को एंटी रडार भी बोला जाता है। ये क्या करता है कि दुश्मनों को भटकाने का कार्य करता है। जैसे कि अगर कोई दुश्मन जो है वो मिसाइल छोड़ता है तो उसे ये दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। उसके बाद इसमें एक सैटकॉम भी होता है। सैटकॉम का मतलब होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पर तो कोई नेटवर्क है नहीं, कोई टेलीफोन यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए इनको जितनी भी सारी डायरेक्शन होती है वो सैटेलाइट के थ्रू मिलती है, सैटकॉम के थ्रू मिलती है। और जैसे कहीं कनेक्ट भी करना होता है तो ये सैटेलाइट के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो ये विक्रांत है, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। जनरली जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे कि जिम हो गया, उसके बाद 6 महीने का राशन पानी सब कुछ उसमें होता है। उसके बाद उसमें बेकरी मशीन होता है, जिससे कि वो ब्रेड या बिस्किट ये सारी चीज़ें बनाई जा सके। उसमें सारी हॉस्पिटल की जितनी भी व्यवस्था होती है वो सब कुछ अवेलेबल होती है। आप ऐसा मान सकते हो कि ये एक चलता फिरता शहर है। इसमें एक वेदर रडार भी होता है, जो कि ट्रैक करता है कि वेदर कैसा है, कहीं मौसम ख़राब तो नहीं हो रहा, कहीं किसी डायरेक्शन में सुनामी नहीं आ रही है, वरना वही वाला हाल हो जाएगा जो टाइटैनिक फिल्म में हुआ था उस शिप का, तो वो वाला हाल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए इसमें वेदर रडार भी डाला गया है। ये जो एयरक्राफ्ट है इनकी सर्विसिंग के लिए 6 महीने लगते हैं पहली बात तो। और हमें हमेशा 2 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होगी बंगाल की खाड़ी में और दूसरा हो गया वो अरब सागर में। तो एक जो एयरक्राफ्ट है उसको बनने में 6 महीने लगते हैं। तो सोचो कि एक जो एरिया है वो तो खाली ही पड़ जाएगा। इसलिए अब इंडिया प्लान कर रहा है INS विशाल का, क्योंकि इसको अभी प्लान नहीं किया गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको बनते बनते लगभग 10 साल लग ही जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इसलिए अब प्लानिंग चल रही है INS विशाल के ऊपर, ताकि एक जो सर्विस में जाए तो एक कम से कम बाहर निकल के आए और दूसरा सर्विस में जाए तो कम से कम तीसरा निकल के बाहर आए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।